सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। साथियों, आप लोगों ने हाल में ही देखा होगा कि मैंने बार कौंसिल पंजाब एवं हरियाणा के जो इलेक्शंस हैं उनके लिए बड़ा जोर शोर से प्रचार किया था और कर भी रहा हूं। और मुझे पूरे हरियाणा से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था। सब लोगों ने मेरे संघर्ष को अप्रिशिएट किया था तथा कहा था कि आप जैसे साथी को बार कौंसिल में होना चाहिए। लेकिन जब मैं बार कौंसिल में चुनाव का नॉमिनेशन भरने के लिए गया तो मुझे मेरा नॉमिनेशन लेने से मना कर दिया गया, ये कहकर कि आपके विरुद्ध मल्टीपल एफआईआर दर्ज है। तो साथियों, आज की इस वीडियो का इश्यू यही है कि मेरे विरुद्ध जो मुकदमे दर्ज हैं वो मुकदमे किस नेचर के हैं। क्या वो मुकदमे मेरे खिलाफ हत्या का मेरे विरुद्ध क्या हत्या का मुकदमा है, मेरे विरुद्ध क्या रेप का मुकदमा है, क्या डकैती का मुकदमा है, या छेड़खानी का मुकदमा है, या 420 का मुकदमा है, या फ्रॉड का मुकदमा है जो मुझे चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मेरे विरुद्ध जो मुकदमे दर्ज है वो मुकदमे इस तरह के हैं कि हम लोग गरीब को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरे, शांतिप्रिय जुलूस निकाला या प्रदर्शन किया, वहां पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और पहुंचकर पुलिस वाले जबरन हमसे बहसबाजी करते हैं और हमारे विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर देते हैं कि हमारी ड्यूटी में बाधा डाल दी। किसी बच्ची का रेप हुआ है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, हम परिजनों के साथ सिविल अस्पताल में खड़े होकर उनसे आग्रह करते हैं कि मुकदमा दर्ज करो। पुलिस वाले हमारे विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर देते हैं, ये कहकर कि हमारी ड्यूटी में बाधा डाल रहे हैं। वो अपने आप ही खुद की जिप्सी भी तोड़ देते हैं, अपनी वर्दी भी फाड़ लेते हैं और फर्जी मेडिकल भी करा लेते हैं। केवल और केवल उनका मकसद यही है कि पुलिस के खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। अब हाल में एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है कि आप हमारे साथ हो रहे अन्याय के मामले में कार्रवाई भी ना करें और हम अगर सरकार की या पुलिस की आलोचना करें तो आप फिर एक नया मुकदमा दर्ज कर दें कि आपने पुलिस की छवि धूमिल की है, सरकार के विरुद्ध बोला है, और पकड़ें, उठाए, लोकेशन ट्रेस करें, गिरफ्तार करें, जेल में डाल दें। तो क्या मेरे विरुद्ध जो मुकदमे हैं जिनको आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे बोलते हैं, क्या वो इस नेचर के मुकदमे हैं कि किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए, किसी वकील को चुनाव लड़ने से रोका जाए? और दुख की बात है कि कोई वकील इस बारे में आवाज उठा नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे या मेरे जैसे साथियों को बार कौंसिल में पहुंचने से रोकने के लिए कहीं ये एक प्री प्लान्ड हथकंडा तो नहीं है। अब मैं बात करूं कि किस तरह से क्रिमिनल हमारी लोकसभाओं में और विधानसभाओं में घुसे हुए हैं, उसका मैं कुछ आंकड़ा आप लोगों को देना चाहता हूं। हमारे 543 मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिनमें से 251 जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट से उनके विरुद्ध हीनियस क्राइम के मुकदमे दर्ज हैं और 170 एमपीज के खिलाफ तो अति गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 7 साल या 7 साल से अधिक की सजा हो सकती है। और आरोप जो उनमें है वो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग और क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, यानी छेड़खानी और रेप जैसे। इस तरह के लोगों को चुनाव लड़ने की परमिशन दी जाती है, वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर बैठ जाते हैं। और बहुत सारे उदाहरण तो ऐसे भी हैं कि क्रिमिनल्स जेल में बैठकर नॉमिनेशन भरते हैं और जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत के चले जाते हैं। अगर हम देश की अलग अलग विधानसभाओं की बात करें तो विधानसभा में भी 29% एमएलएज के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसका मतलब है कि हजारों एमएलएज के विरुद्ध इस तरह के मामले दर्ज हैं जिनमें 7 साल या 7 साल से अधिक की सजा हो सकती है। यानी 1000 प्लस एमएलएज के विरुद्ध इस तरह के मामले दर्ज हैं। और इसी तरह से जो है विधान परिषद के जो मामले होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके खिलाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, किडनैपिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अदर हीनियस क्राइम, तो ये लोगों को परमिशन दी जाती है, चुनाव जीत भी जाते हैं। और देखिए, हालांकि इसका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन
जो मैंने रिसर्च किया उसमें ये डाटा निकल के आया। तो फिर भाई वकीलों के लिए इस तरह के नॉर्म्स क्यों बनाए गए हैं कि किसी वकील के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है तो अब तो जो बार काउंसिल पंजाब हरियाणा का नॉमिनेशन है उसमें वो कहते हैं कि एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इस तरह से अगर किसी को चुनाव लड़ने से रोकना हो तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दो झूठे, तो उसका तो इलेक्शन लड़ने का रास्ता बंद। और ये लोग गरीब लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को बार काउंसिल जैसी संस्थाओं में नहीं देखना चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि वहां पे एक एलिट वर्ग का कब्जा है और वो चाहते हैं कि उन्हीं का कब्जा बना रहे। जिस तरह से जुडिशरी में कोलिजियम सिस्टम, जो हायर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में कोलिजियम के माध्यम से बिना कंपटीशन के, बिना प्रतियोगिता के जज चुने जाते हैं। तू मेरे को चुन, मैं तेरे भतीजे को चुनता हूं, मैं तेरे भाई को चुनता हूं। इस तरह से जो जज चुने जाते हैं, यही हाल बार काउंसिल्स का भी है। तो साथियों, अब देखिए गरीब लोगों को, कमजोर तबके के लोगों को रोकने के लिए किस तरह से साजिश रची जाती हैं। आप लोग देखिए कि बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा में अगर आप नॉमिनेशन भरना चाहते हैं तो आपको भारी भरकम नॉमिनेशन फीस भरनी होगी। भारी भरकम का मतलब 1.25 लाख रुपए। यानी गरीब आदमी इलेक्शन लड़ना चाहे तो उसके पास तो नॉमिनेशन फीस की भी अरेंजमेंट नहीं होगी। इसी तरह से एक मामला मेरे सुनने में आया था कि रोहतक बार एसोसिएशन में अगर कोई व्यक्ति, वकील, प्रधान का चुनाव लड़ना चाहे तो 50,000 रुपये नॉमिनेशन फीस है। इसका क्या मतलब है? कोई गरीब या गरीब तबके का व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा? पैसों की सीमा या तो नहीं बढ़ा दो। कोई सरकारी नॉर्म्स थोड़ी है इस मामले में, कोई सरकार ने थोड़ी कहा है कि इतनी फीस होनी चाहिए। जब एमपी एमएलए के लिए 5-5 हजार रुपये नॉमिनेशन फीस ली जाती है तो बार काउंसिल वाले कौन से इस तरह के जगह पे रहने के लिए जाते हैं, इस तरह की उसमें जाते हैं जहां लाइफ का रिस्क हो या कुछ इस तरह की चीजें हो, जहां इतनी फीस बढ़ा दी जाती है। तो साथियों, ये सारी चीज की सारी जो चीजें हैं ये सोचने वाली चीजें हैं। और इस मैकेनिज्म के माध्यम से जो हमारे सदस्य चुनकर जाते हैं, भारी भरकम पैसा खर्च करके, भारी भरकम नॉमिनेशन भर के, पार्टियां वार्टियां देखिए हमारे पास कोई पार्टी वार्टी देने के लिए पैसे तो है नहीं। ठीक है, मैंने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है, खासतौर पे पंजाब के, चंडीगढ़ के, अलग अलग 5 स्टार होटल्स बुक किए हुए हैं, वहां पर पार्टियां चल रही है। ठीक है, हर एक का अपना अपना चुनाव लड़ने का तरीका होता है, लेकिन आई थिंक दिस इज नॉट ए एथिकल वे टू विन द इलेक्शन। तो मैं तो ये कहूंगा कि देखो, वकील बुद्धिजीवी वर्ग है, उन पार्टियों में हिस्सेदारी करे ना करे, करे 100% करे, नो, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन करे। लेकिन जिस तरह से आजकल व्यवस्था बनी हुई है, वोट उसी को दें जो आपकी आवाज ऊपर तक उठाने का काम करे। जिस तरह से केजरीवाल ने कहा था कि भाई कोई तुमको इलेक्शन के वोट देने के बदले घूस देने के लिए आए तो लो, लेकिन वोट वहां दो जहां आपका मन टिकता और जो आपके समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। तो साथियों, मेरी तो आपसे यही अरदास है, यही फरियाद है कि मुझे इन मनगढ़ंत नियमों के चलते इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया है। और लेकिन मैं इन चीजों से हार मानने वाला नहीं हूं। मैंने अपनी जो वाइफ है सुनीता कलसन जी, उनको अपने कैंडिडेट के तौर पर चुनाव में उतारा है और उसी तरह से दमंगता से आपकी आवाज उठाने का काम करेंगी जो काम मैंने करना था। और एजुकेटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 2018 से प्रैक्टिस कर रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात का बिल्कुल भी वो नहीं मानोगे कि मैं इलेक्शन में नहीं हूं। तो मेरी जो वाइफ इलेक्शन में खड़ी हुई है सुनीता कलसन, उनको ज्यादा से ज्यादा पहले नंबर की प्रेफरेंस देकर वोट देने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। सभी को जय भीम, जय भारत।